नारी को हमारे समाज में शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हम मंदिरों में देवियों की पूजा तो करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में कई बार उसी नारी को कमजोर और अबला समझने की भूल कर बैठते हैं। और जब यह भूल सत्ता और वर्दी के अहंकार में चूर कोई इंसान करता है, तो उसे यह अंदाजा नहीं होता कि वह एक शांत नदी को नहीं, बल्कि एक उफनते हुए ज्वालामुखी को ललकार रहा है। नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह किसी फिल्म की पटकथा नहीं, बल्कि हमारे समाज की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक पिता के बहते आंसुओं की, वर्दी के नशे में अंधे हो चुके एक दरोगा के घमंड की, और एक ऐसी बेटी की जिसके लिए देश की सरहद और अपने परिवार का सम्मान दोनों ही उसकी जान से बढ़कर थे। यह घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से लेकिन घनी आबादी वाले जिले धर्मपुर की। धर्मपुर एक ऐसा इलाका था जहां के लोग बहुत ही सीधे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहने वाले थे। इसी शहर की एक पुरानी बस्ती में रहते थे केदारनाथ जी। केदारनाथ जी डाकखाने से रिटायर एक बेहद ईमानदार और उसूलों वाले इंसान थे। उनकी पत्नी गोमती देवी एक सीधी सादी घरेलू महिला थीं। इस बुजुर्ग दंपत्ति के जीवन की कुल जमा पूंजी उनकी दो बेटियां थीं। छोटी बेटी का नाम था अंजलि और बड़ी बेटी का नाम था वैष्णवी। वैष्णवी बचपन से ही आम लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। जहां दूसरी लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं वैष्णवी NC.C की परेड में हिस्सा लेती थी और उसका एक ही सपना था, भारतीय सेना की वर्दी पहनना। उसकी अथक मेहनत रंग लाई और वह भारतीय सेना में एक कमीशन्ड ऑफिसर बन गई, कैप्टन वैष्णवी तिवारी। जब वैष्णवी पहली बार सेना की वर्दी पहनकर धर्मपुर आई थी, तो पूरे शहर ने उसका स्वागत किया था। केदारनाथ जी का सीना अपनी बेटी को देखकर गर्व से चौड़ा हो गया था। वर्तमान में वैष्णवी कश्मीर की एक बेहद संवेदनशील सीमा पर तैनात थी और अपनी असाधारण बहादुरी के लिए उसे सेना द्वारा विशेष सम्मान भी मिल चुका था। समय का पहिया घूमता रहा। छोटी बेटी अंजलि की शादी तय हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। शादी की तैयारियों के लिए केदारनाथ जी ने अपनी जीवन भर की पेंशन की एक एक पाई लगा दी थी। बारात आने में बस 2 दिन बचे थे। वैष्णवी ने भी अपने कमांडिंग ऑफिसर से शादी के लिए छुट्टी ले ली थी और वह कश्मीर से धर्मपुर के लिए निकल चुकी थी। उसी धर्मपुर इलाके का थानेदार था दरोगा जगत नारायण। जगत नारायण पुलिस की वर्दी में छिपा हुआ एक ऐसा भेड़िया था जिसका खौफ पूरे इलाके में था। बिना रिश्वत लिए वह कोई काम नहीं करता था। गरीब ठेले वालों से लेकर बड़े बड़े दुकानदारों तक सबसे हफ्ता वसूलना उसका रोज का काम था। इलाके के लोग उससे बहुत डरते थे, क्योंकि उसके संबंध इलाके के बड़े बड़े बाहुबलियों और भ्रष्ट नेताओं से थे। शादी से ठीक एक दिन पहले केदारनाथ जी ने शादी का सारा सामान, टेंट का सामान, राशन और मेहमानों के लिए कुछ बिस्तर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर अपने घर की तरफ मंगवाए। जब वह ट्रैक्टर मुख्य बाजार के चौराहे से गुजर रहा था, तभी दरोगा जगत नारायण अपनी जीप लेकर वहां आ गया। उसने जानबूझकर ट्रैक्टर को बीच सड़क पर रोक दिया। जगत नारायण अपनी जीप से उतरा, अपने मुंह में पान चबाते हुए ट्रैक्टर वाले के पास गया और अपनी लाठी ट्रैक्टर के पहिए पर मारते हुए बोला, अबे ओ, ये बीच सड़क पर क्या कूड़ा लाद कर ले जा रहा है? तुझे पता नहीं है कि इस रास्ते से भारी वाहन ले जाने की मनाही है? ट्रैक्टर का ड्राइवर डरते हुए बोला, दरोगा जी, यह मास्टर केदारनाथ जी की छोटी बेटी की शादी का सामान है। कल बारात आनी है। मुझे बस ये सामान उनके घर तक छोड़ना है। जगत नारायण ने एक भद्दी सी मुस्कान बिखेरी। उसे पता था कि शादी वाले घर में इंसान हर कीमत चुकाने को तैयार रहता है। उसने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, शादी का सामान है तो मास्टर जी ने थाने में शगुन क्यों नहीं भिजवाया? जाकर अपने मास्टर से कह दे कि अगर यह ट्रैक्टर यहां से हिलाना है तो 25,000 रुपये का इंतजाम करके इसी चौराहे पर ले आए, वरना यह सामान थाने में जब्त होगा और मास्टर की बेटी की शादी बिना तंबू और बिना खाने के होगी। ड्राइवर भागता हुआ केदारनाथ जी के घर पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। केदारनाथ जी घबरा गए। घर में मेहमान आ चुके थे। कल शादी थी। अगर सामान नहीं आया तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। वह तुरंत अपनी पुरानी साइकिल उठाकर चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका ट्रैक्टर सड़क के किनारे खड़ा है और दरोगा जगत नारायण एक कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा है।
केदारनाथ जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, दरोगा जी, मैं एक सीधा सादा पेंशनर आदमी हूं। मेरी छोटी बेटी का ब्याह है। मैंने सारी उम्र ईमानदारी की रोटी खाई है। मेरे पास आपको देने के लिए 25,000 रुपये नहीं हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरे सामान का ट्रैक्टर जाने दीजिए। गरीब की बेटी की दुआ लगेगी आपको। सत्ता के नशे में इंसान अपनी इंसानियत तो भूल ही जाता है, वह उम्र का लिहाज करना भी भूल जाता है। जगत नारायण ने अपने हाथ की चाय जमीन पर फेंकी और खड़े होकर जोर से चिल्लाया, अबे बुढ़े, तू मुझे दुआओं का लालच दे रहा है? ये पुलिस की वर्दी दुआओं से नहीं, नोटों से चलती है। जब बेटी ब्याहने की औकात नहीं थी तो इतना तामझाम क्यों किया? चुपचाप पैसे निकाल, वरना तुझे भी इसी ट्रैक्टर के पीछे बांधकर थाने ले जाऊंगा और तेरी सारी इज्जत इसी चौराहे पर नीलाम कर दूंगा। केदारनाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। एक पिता के लिए उसकी पगड़ी और उसकी बेटी की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। वह रोते हुए दरोगा के पैरों की तरफ झुक गए। ऐसा मत कहिए दरोगा जी, मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा, मुझ पर रहम खाइए। लेकिन उस निर्दयी दरोगा ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अपने भारी जूतों से केदारनाथ जी को जोर से धक्का दे दिया। केदारनाथ जी अपना संतुलन खो बैठे और बीच सड़क पर धूल और कीचड़ में जा गिरे। उनकी आंखों का चश्मा टूटकर दूर जा गिरा। आसपास खड़े लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह दरोगा के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। दरोगा जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन तभी तभी एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने उस दरोगा की हंसी को वहीं रोक दिया। खबरदार, जो मेरे पिता की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया, तुम्हारा यह गुरूर और तुम्हारी यह वर्दी दोनों इसी कीचड़ में मिला दूंगी। यह आवाज किसी और की नहीं, कैप्टन वैष्णवी तिवारी की थी। वह अभी अभी रेलवे स्टेशन से एक रिक्शे में बैठकर वहां पहुंची थी। उसने जैसे ही अपने बूढ़े पिता को सड़क पर कीचड़ में गिरे हुए और एक पुलिस वाले को उन पर हंसते हुए देखा, उसके अंदर की वह फौजी शेरनी जाग उठी जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती थी। वैष्णवी दौड़कर अपने पिता के पास गई, उन्हें अपने हाथों से सहारा देकर उठाया और उनके कपड़े साफ किए। केदारनाथ जी अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। रोइए मत पिताजी, वैष्णवी ने अत्यंत शांत लेकिन भयानक क्रोध से भरी आवाज में कहा, आपकी यह बेटी अभी जिंदा है। आज इस शहर को पता चलेगा कि एक पिता का अपमान करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। वैष्णवी उस समय साधारण कपड़ों में थी, एक सूती सूट और कंधे पर एक छोटा सा बैग। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई दरोगा जगत नारायण के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में वो आग थी जिसे देखकर अच्छे अच्छे खूंखार अपराधी कांप जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बुजुर्ग इंसान पर हाथ उठाने की? क्या तुम्हें पुलिस की ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि तुम शरीफ और निहत्थे नागरिकों को लूटो और उनका अपमान करो? जगत नारायण एक लड़की को अपने सामने इस तरह आंखें तरेरते देखकर आग बबूला हो गया। उसका मर्दवादी अहंकार उसे कचोटने लगा। तू कौन है रे छोकरी, मुझे कानून सिखाएगी? औरतों की तरह घर में बैठकर चूल्हा फूंक। यह सड़क है और यहां मेरा राज चलता है। अगर एक थप्पड़ रसीद कर दिया ना तो अपनी शक्ल आईने में नहीं देख पाएगी। वैष्णवी के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। औरत को कमजोर समझने की भूल तो इतिहास में बड़े बड़े राक्षसों ने भी की थी दरोगा जी। मेरा नाम कैप्टन वैष्णवी तिवारी है। मैं भारतीय सेना की एक अधिकारी हूं। मैंने उन आतंकवादियों का सीना चीरा है जिनके नाम से तुम जैसे भ्रष्ट लोग अपने थानों में छुपकर बैठ जाते हो। यह सड़क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। चुपचाप मेरे पिता का ट्रैक्टर छोड़ो और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें वो कानून सिखाऊंगी जो तुम अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। फौजी अफसर का नाम सुनकर एक पल के लिए दरोगा सकपकाया, लेकिन फिर अपने सिपाहियों को आसपास खड़ा देखकर उसका घमंड वापस आ गया। बड़ी आई आर्मी वाली, यहां कोई फौज का रूल नहीं चलता। तूने पुलिस के काम में दखल दिया है। अब तू और तेरा बाप दोनों आज की रात हवालात में गुजारेंगे। यह कहकर जगत नारायण ने वैष्णवी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही दरोगा का हाथ वैष्णवी की तरफ बढ़ा, एक सेकंड से भी कम समय में वैष्णवी का फौजी प्रशिक्षण काम कर गया। उसने दरोगा की कलाई को हवा में ही पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दरोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। वैष्णवी ने दरोगा के हाथ को एक झटके से पीछे की तरफ मरोड़ा और अपने पैर से उसके घुटने के पीछे एक जोरदार प्रहार किया।
दरोगा जगत नारायण, जो इलाके का सबसे खूंखार पुलिस वाला माना जाता था, एक ही पल में मुंह के बल उसी कीचड़ में जा गिरा जहां उसने केदारनाथ जी को गिराया था। दरोगा दर्द से चीख पड़ा। यह नजारा देखकर उसके दो सिपाही लाठियां लेकर वैष्णवी की तरफ दौड़े, लेकिन एक पैरा कमांडो की फुर्ती के सामने वे मामूली सिपाही क्या टिकते। वैष्णवी ने अपने बैग को ढाल की तरह इस्तेमाल किया, एक सिपाही की लाठी को ब्लॉक किया और अपनी कोहनी का एक जोरदार प्रहार उसकी छाती पर किया। सिपाही दूर जाकर गिरा। दूसरे सिपाही ने डर के मारे लाठी वहीं फेंक दी और पीछे हट गया। पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया। जो भीड़ अब तक मूक दर्शक बनी हुई थी, वह अब तालियां बजाने लगी थी। एक अकेली निहत्थी लड़की ने 3 पुलिस वालों को धूल चटा दी थी। दरोगा कीचड़ से लथपथ होकर उठा। उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसका गुस्सा अब पागलपन में बदल गया था। उसने अपनी बेल्ट से सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली और उसे वैष्णवी की तरफ तान दिया। तूने मुझ पर हाथ उठाया है, मैं तुझे यहीं गोली मार दूंगा और एनकाउंटर का नाम दे दूंगा। केदारनाथ जी घबरा कर चीख पड़े, वैष्णवी पीछे हट जा बेटी। लेकिन वैष्णवी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसने सीना तान लिया और दरोगा की आंखों में आंखें डालकर बोली, चला गोली, अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो चला गोली दरोगा। लेकिन याद रख, अगर तेरा निशाना चूका तो अगली गोली सीधे तेरे माथे के बीचों बीच होगी। हम सेना वाले गोलियों से नहीं डरते, हम उन्हें नाश्ते में खाते हैं। तूने आज वर्दी का नहीं, अपने कफन का इंतजाम कर लिया है। उसी वक्त पीछे से पुलिस की कई गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गईं। गाड़ियों में से जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी श्री शशांक माथुर दल बल के साथ उतरे। दरअसल जब वैष्णवी स्टेशन से निकली थी तो उसने भीड़भाड़ देखकर ही समझ लिया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने रास्ते से ही एसपी को फोन कर दिया था, जो कि उसके पुराने बैचमेट के बड़े भाई थे और वैष्णवी की बहादुरी से भली भांति वाकिफ थे। एसपी शशांक माथुर ने जैसे ही दरोगा को एक आर्मी अफसर पर बंदूक ताने देखा, उनका खून खौल उठा। बंदूक नीचे रखो जगत नारायण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भारतीय सेना की एक सम्मानित अधिकारी पर हथियार उठाने की? एसपी ने गरजते हुए कहा। जगत नारायण एसपी को देखकर कांपने लगा। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूटकर जमीन पर गिर गई। सर, ये लड़की, इसने मुझ पर हाथ उठाया, सरकारी काम में बाधा। दरोगा हकलाने लगा। एसपी माथुर ने उसे बीच में ही रोकते हुए एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। चुप रहो तुम, तुम्हारे सारे काले कारनामों की फाइल मेरे टेबल पर पहले से पड़ी है। आज तुमने एक बुजुर्ग का अपमान करके और देश की रक्षा करने वाली एक महिला जवान पर हाथ उठाकर अपनी बर्बादी के परवाने पर खुद दस्तखत कर दिए हैं। एसपी ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस भ्रष्ट दरोगा की वर्दी उतारो और इसे गिरफ्तार करो। आज से यह सस्पेंड है और इस पर जबरन वसूली और हत्या के प्रयास का मुकदमा चलेगा। पुलिस वालों ने तुरंत जगत नारायण को हथकड़ी लगा दी और घसीटते हुए अपनी जीप में डाल दिया। जो दरोगा कुछ देर पहले इलाके का भगवान बना हुआ था, अब वह एक मामूली मुजरिम की तरह गिड़गिड़ा रहा था। एसपी माथुर आगे बढ़े और उन्होंने केदारनाथ जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मेरी पुलिस फोर्स में ऐसे भ्रष्ट लोगों के कारण ही हम सबका सिर झुकता है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। फिर उन्होंने कैप्टन वैष्णवी की तरफ देखकर एक फक्र भरी मुस्कान के साथ कहा, जय हिंद कैप्टन। पुलिस विभाग को आज यह सिखाने के लिए धन्यवाद कि वर्दी का असली सम्मान दूसरों की रक्षा करने में है, उन पर जुल्म करने में नहीं। वैष्णवी ने भी कड़क सल्यूट मारते हुए जवाब दिया, जय हिंद सर। उस शाम केदारनाथ जी के घर का सामान एसपी साहब की पुलिस एस्कॉर्ट में उनके घर तक पहुंचाया गया। अगले दिन अंजलि की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। पूरे शहर में कैप्टन वैष्णवी की बहादुरी के चर्चे थे। हर पिता यह गर्व से कह रहा था कि भगवान उन्हें भी वैष्णवी जैसी शेरनी बेटी दे। दोस्तों, बेटियां कभी बोझ नहीं होती, वे तो वह ढाल होती हैं जो बुरे वक्त में पूरे परिवार को मुसीबतों से बचा लेती हैं। जो समाज नारी का सम्मान करना नहीं जानता, उसका पतन निश्चित है। कैप्टन वैष्णवी ने केवल अपने पिता के सम्मान की ही नहीं, बल्कि उस खाकी वर्दी के असली मायने की भी रक्षा की थी, जिसे कुछ भ्रष्ट लोगों ने बदनाम कर रखा है। जब एक इंसान अपने अधिकारों और अपने स्वाभिमान के लिए निडर होकर खड़ा होता है, तो बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों का सिंहासन डोल जाता है।
आशा करता हूं कि वर्मा स्टोरीज की यह सत्यता से प्रेरित कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। अगर आपको कैप्टन वैष्णवी का यह साहस और उसकी यह निडरता पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ, विशेषकर अपनी बेटियों और बहनों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि उन्हें भी यह एहसास हो कि उनके भीतर कितनी असीम शक्ति छिपी है। अगर आपने अब तक हमारे इस छोटे से परिवार की सदस्यता नहीं ली है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति मिलती है। टिप्पणी में जय हिंद या नारी शक्ति को नमन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा एक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और जय हिंद।